दोस्तों, मैं हूं हरीश और स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पार्ट 2 बाबर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने चर्चा की थी बाबर के प्रारंभिक जीवन, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां रही थी और उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, सारे हमने पार्ट 1 में जाना था। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब पार्ट 2 यानी बाबर के प्रारंभिक आक्रमण के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल कीजिए ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैंने मेरे इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट हो, तो मुझे वहां पे डीएम कर सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है दीपक, आप भी उसे फॉलो कर सकते हो और आप भी उससे वीडियो या फोटो एडिट करवा सकते हैं। तो आइए आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप तुरंत वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 1504 में बाबर ने क्या किया था, काबुल पर अधिकार कर लिया था और काबुल को ही अपनी स्थायी राजधानी बनाई थी। यानी 1504 लेके 1526 यानी पानीपत का जो युद्ध हुआ था, वहां तक भी बाबर की राजधानी काबुल ही थी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1504 से पहले एक और बात ध्यान रखिएगा, 1494 यानी 11 वर्ष की आयु में बाबर को फरगना राज्य उसके पुश्तैनी या उमर शेख की मृत्यु के पश्चात उसे प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसने कई अभियान चलाए छोटे छोटे, जिसमें उन्होंने समरकंद को जीता, समरकंद को हारा भी, यानी 3 बार उन्होंने क्या किया, समरकंद को जीता। बाकी वो उनके अधिकार में प्रॉपर्ली नहीं रह पाया। बाकी काबुल एक स्थान था जो उनके अधिकार में बहुत लंबे समय तक रहा। तो आज की इस वीडियो में हम बाबर के प्रारंभिक आक्रमण के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है कि बाबर फरगना और समरकंद को वापस क्यों नहीं जीता, ये बाबर भारत की तरफ ही क्यों आता है, उन कारणों के बारे में जानेंगे। उसने कौन कौन से युद्ध किए, वो 5 युद्धों के बारे में इस बार हम जानेंगे। तो कौन कौन से कारण थे कि बाबर फरगना या समरकंद की ओर क्यों नहीं जाके बाबर फरगना की ओर गया। तो जिसमें पहला कारण या उद्देश्य आता है कि भारत की अपार धन संपदा, यानी बाबर का जो दादा परदादा था, क्या नाम था उसका, तैमूरलंग, जिसने कब भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूरलंग यानी उसके दादाश्री परदादाश्री ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की थी। लूटपाट के उद्देश्य से ही ये उज्बेक या फारसी लोग यहाँ पर आते थे। तो बाबर भी अपने दादाश्री का अनुसरण करते हुए कि भाई भारत एक सोने की चिड़िया है, सोने की खान है, तो हम वहां पे क्यों न चलकर देश को लूटा जाए। बाकी देश को लूटने के पीछे भी उसका क्या कारण था, क्योंकि वो जब काबुल पर अधिकार कर रहा था, तब उससे पहले उसने क्या किया था, समरकंद पर भी आक्रमण किया था, उसके बाद भी समरकंद पर आक्रमण किया था और उसको आमदनी प्राप्त नहीं हो पा रही थी काबुल से। यहाँ तक कि उसकी जो सैनिक व्यवस्था भी उसको काबुल से नहीं चल पा रही थी। उसने क्या सोचा कि भारत क्या है, एक सोने की चिड़िया है, सोने की खान है, तो वहां जाकर हम लूटपाट करना चाहिए। यानी पहला उद्देश्य क्या था उसका, धन लूटना। बाद में वो भारत पर आया, भारत पर निवास करने लगा, तब उसने वहां पर राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया और राजनीतिक शक्ति यानी अपना जो जड़ें हैं भारत में जाकर उसने क्या मजबूत की। तो पहला कारण क्या था, भारत की अपार धन संपदा। दूसरा कारण आता है तैमूरलंग द्वारा जीते गए प्रदेशों का खुद को जायज हकदार मानना। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो उसका दादा या परदादा श्री था तैमूरलंग, जिसने कब 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, तो उसने क्या किया था कि जो पंजाब था, दिल्ली के बहुत सारे हिस्से थे, तो वहां पर उसने क्या किया था, अधिकार कर लिया था। तो बाबर ने क्या किया कि भाई ये मेरे दादाश्री ने जीते हुए थे, तो मतलब कहीं ना कहीं ये मेरे ही अब अधिकार में आना चाहिए। तो इसने क्या किया कि पंजाब का जो शासक था दौलत खां लोधी और एक दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, इन दोनों को क्या किया, इसने पत्र लिखे और कहा कि जैसा कि मेरे दादा परदादा की ये जमीन थी पुराने काल में, तो अब जैसे उसके पुत्र को प्राप्त होती है शासक की मृत्यु के पश्चात, तो ये जमीन क्या है, मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तो दूसरा कारण क्या था, तैमूरलंग द्वारा जीते गए प्रदेशों का खुद को जायज हकदार मानना। तीसरा क्या था कि भारत की राजनीतिक स्थिति, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भारत छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित था, छोटे छोटे राजधानियां बनी हुई थी, छोटे छोटे रूप से भारत में क्या हुआ था, शासक कर रहे थे। तो इस प्रकार क्या होता है कि भारत की राजनीतिक स्थिति में जो छोटे छोटे
राज्य हुआ करते थे, तो वो एक दूसरे में क्या हुआ उलझे रहते थे। जैसे दिल्ली हुआ, अपने मेवाड़ के क्षेत्र हो गए, बहुत सारे क्षेत्र क्या थे ये एक दूसरे से लड़ाई करने में उलझे हुए। तो इस प्रकार कोई बाहर से कोई बड़ी शक्ति आती है बाबर जैसी, तो क्या करती है कि उसके सामने कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी। हालांकि वो शक्ति भी बहुत बड़ी बड़ी शक्ति भी थी, जैसे इब्राहिम लोदी, राणा सांगा हुए। पर ये क्या थे, आपसी युद्धों में ये क्या हुए थे, उलझे हुए थे। इस कारण क्या थे, भारत की राजनीतिक स्थिति भी बहुत खराब। तो एक यह मौका भी बाबर को मिल गया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। चौथा आता है साम्राज्य निर्माण कर पूर्वजों की भांति ख्याति प्राप्त करना। जैसे कि आपको पता है कि बाबर का दादा परदादा था तैमूर, ये बहुत ही महान शासक थे, और उसकी माता की तरफ से था मंगोल शासक चंगेज खां। तो ये भी बहुत महान शासक थे। इन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के द्वारा भारत के बहुत सारे हिस्सों को जीता, बहुत बड़े साम्राज्य के निर्माता थे। तो बाबर ने क्या सोचा कि जब मेरे दादा परदादा भी मतलब साम्राज्य निर्माता थे, तो मैं क्यों नहीं एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करूं। तो ऐसे भूखंड के लिए क्या करता है, भारत की तरफ कूच करता है, भारत का शासन करने की इच्छा रखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की राजनीतिक स्थिति खराब है। वो सोचता है कि मैं वहां पर जाके अच्छे से शासन कर सकता हूँ, एक बड़ा साम्राज्य विस्तार कर सकता हूँ। तो चौथा कारण क्या होता है कि साम्राज्य निर्माण कर पूर्वजों की समान ख्याति प्राप्त करना। अब आता है कि बाबर को के समय ने बहुत कुछ सिखा दिया था। जैसे कि वो 11 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके 2 साल बाद उसने समरकंद पर आक्रमण किया, और उससे पहले उसके चाचा मामा ये सारे उज्बेक सरदार थे, तुर्क थे सारे लोग। तो इन्होंने क्या किया, इनसे वो निरंतर संघर्ष करते रहता। तो एक वो पूर्ण परिपक्व योद्धा के रूप में तैयार हो गया था इस प्रकार। तो क्या होता है कि बाबर छोटे छोटे युद्ध करता रहता था। तो कभी तुर्कों से किया, कभी मंगोलों से किया, कभी सजातीय तुर्कों से ही कर लिया। तो इस प्रकार के करता है, छोटे छोटे युद्ध करता है। तो उसने कहीं ना कहीं उनसे शिक्षा प्राप्त होती रहती थी। जैसे कि उज्बेक थे, उज्बेकों से क्या किया उसने, तुलगमा पद्धति का अनुसरण या तुलगमा पद्धति सीखी। जैसा कि आपको पता है कि 1502 में शेबानी खां था, उसने समरकंद पर आक्रमण किया था, समरकंद को लूट लिया था। 1510 या 11 में एक उज्बेक सरदार था उबैदुल्ला, वो भी उज्बेक सरदार था। तो ये क्या थे, उज्बेक थे। इन्होंने क्या किया था कि एक तुलगमा पद्धति में क्या होता है कि एक पद्धति होती है जिसमें शत्रु होता है, ये शत्रु की सेना है, इसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है इस प्रकार। तो तुलगमा पद्धति, इसके बारे में हम पानीपत के युद्ध में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कौन सी, उज्बेकों से इसने तुलगमा पद्धति सीखी। मंगोलों से व्यूह रचना, मंगोलों से क्या करना, व्यूह रचना। मंगोल कौन थे, इसकी माँ के वंशज थे। तो इनकी माँ के वंशज से इन्होंने क्या सीखा कि व्यूह रचना। व्यूह रचना क्या होता है कि सैनिकों को कहाँ फिट करना है, मतलब कहाँ लगाना है सैनिकों को, तोपें कहाँ सेट करनी है, सारी व्यवस्था होती है। मतलब सैनिक को संभालना करना, ये सारी व्यूह रचना के अंदर आती थी। तो ये किससे सीखी थी उसने, मंगोलों से सीखी थी। ईरानियों से भी इसका युद्ध होता रहता था। तो ईरानियों से भी इसने कुछ सीखा था। ईरानियों से इसने क्या सीखा था, बारूद और तोपों का संचालन। बारूद और तोपों का संचालन कैसे सीखा था, ईरानियों से इसने अच्छी भली भांति सीखा था। इसी प्रकार इसने सजातीय तुर्क, ये खुद तुर्क था, इस तुर्क में भी इसकी कौन सी जाति थी, तुर्क चगताई जाति का ये हुआ करता था। तो इसी के सजातीय तुर्क थे, उससे इसने क्या सीखा था, अश्व सेना का संचालन। यानी इसके जो जाति बिरादरी के लोग थे उनसे इसने क्या सीखा था, अश्व सेना का संचालन, घुड़सवार, घोड़ों की किस प्रकार अश्वशालाएं बनाई जाती, मतलब अश्व को कैसे राइडिंग किया जाता था, ये सभी इसने किससे सीखा था, इसके सजातीय तुर्क भाई बंधुओं से इसने सीखा था। तो ठीक है, बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले कौन कौन से आक्रमण किए, आइए इसके बारे में जानते हैं। बाबर ने 1526 ईस्वी से पूर्व कुल 5 आक्रमण किए थे, देखेंगे इसके बारे में। पहला युद्ध होता है 1519 का, बाजोर और भेड़ा का आक्रमण। ये बाजोर पर मतलब बाजोर भेड़ा का आक्रमण होता है। तो सबसे पहले क्या करता है, बाजोर की तरफ कूच करता है। ये सारे अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं वहां पड़ते हैं। तो ये क्या करता है, सबसे पहले बाजोर पर अधिकार करता है, वहां मारघाट करता है, वहां पर फतह हासिल करता है, नहीं वहां पर जीत जाता है। तत्पश्चात क्या करता है, झेलम नदी के किनारे तट पर स्थित है एक भीड़ा, कहीं कहीं भेड़ा और कहीं कहीं भीरा भी लिखा हुआ मिलता है, तो अभी ध्यान रखिएगा। तो तत्पश्चात क्या करता है, झेलम नदी के किनारे होता है भीड़ा को ये जीतता है, वहां फतह हासिल करता है। इस अभियान था, यानी बाजोर और भेड़ा का अभियान था। तो इसमें क्या करता है, सर्वप्रथम तोपों
और काय का करता है, बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले करता है। ये किससे सीखा था इसने, ईरानी लोगों से इसने सीखा था। तोपों और बारूदों का सबसे पहले उपयोग क्या करता है, बाजोर और भीड़ा के आक्रमण में या अभियान में। तो इसमें क्या होता है कि बाजोर और भीड़ा को प्रॉपर्ली यानी पूर्ण रूप से अधिकार कर लेता है। वहां के लोग इसका बहिष्कार भी करते हैं कि भगाने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि अपने मुल्क में कोई आएगा तो उससे हमने को भगाने पड़ेगा, अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। अब हम नहीं भगा पाए तो बात अलग ही, कुछ गुलामी करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, इनको भगाना, जैसे कि जनता उनको विद्रोह कर देती है और वहां से भगाने का प्रयास कर देती है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पंजाब की शासक दौलत खां लोधी ने भी इसके जो सैनिक थे और सूबेदार क्या करता है, ये यहाँ पर छोड़ जाता था। बाजोर और भीड़ा का आक्रमण हुआ, वहां पर जीत गया, वहां पर उसके सैनिक और सूबेदार और मनसबदार थे वहीं को छोड़ा और पुनः काबुल लौट जाता था। तो जिसके सैनिक थे और सूबेदार थे तो इनको क्या हुआ, जनता ने विद्रोह करके वहां से भगाना प्रारंभ कर दिया। बाकी कुछ इतिहासकारों का ये भी मत है कि पंजाब के शासक थे दौलत खां लोधी, उनका भी इन सूबेदारों को और उन सैनिकों में भगाने के लिए कहीं ना कहीं इनका भी हाथ था। तो ये हुआ था इसका दूसरा आक्रमण, या सॉरी पहला आक्रमण। अब आता है इसका दूसरा आक्रमण यानी 1519-20 का। एक बार पुनः क्या करता है, बाजोर भीड़ा पर अभियान करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब यहाँ से सैनिक और सूबेदार मनसबदार सब भागे थे तो पुनः क्या पहुंचता है, काबुल पहुंचता है बाबर के साथ, बाबर के पास, और बाबर को समझाते हैं कि भाई साहब हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया। तो पूरी बात उनको समझाते हैं। तो बाबर क्या करता है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में स्थित है एक खैबर दर्रा, खैबर दर्रे से होते हुए वो पेशावर पहुंचता है। पेशावर पहुंचता है, वहां पर डेरा डालता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बाकी उसी बीच उसको क्या पता पड़ता है कि बदख्शां, बदख्शां कहाँ पे स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। तो वहां पे क्या हो गया, उपद्रव या विद्रोह हो गया है। तो उस विद्रोह का दमन करने के लिए वो आगे पेशावर बढ़ ही रहा होता है। तो वापस उसको क्या करना पड़ता है, काबुल या फिर बदख्शां जाना पड़ता है। तो बदख्शां जाकर क्या करता है, ये अपने पुत्र होता है हुमायूं, हुमायूं को वहां का शासक नियुक्त करता है। क्यों करता है, क्योंकि वहां पर उपद्रव हो गया है बदख्शां में। तो वहां पर जाता है, वहां का उपद्रव शांत करता है, उसे पूरी तरह नियंत्रित करता है और दमन करता है उस युद्ध का। तत्पश्चात क्या करता है, हुमायूं को वहां का शासक नियुक्त करता है। तो ये बाजोर और भीड़ा का अभियान भी क्या होता है, इसका असफल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसको पेशावर पहुंचकर वापस क्या करना पड़ता है, वापस बदख्शां आना पड़ता है। तो यह भी इसका एक तरह से असफल हो जाता है। अब बात करते हैं इसके तीसरे अभियान की, यानी 1520 का अभियान। बाजोर भीड़ा सियालकोट सैयदपुर आदि पर ये विजय करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। क्या कर रहा था, इन क्षेत्रों को जीतता हुआ वो आगे बढ़ रहा होता है, आगे बढ़ ही रहा होता है। तब उसको पता पड़ता है कि एक कंधार होता है, ये भी अफगानिस्तान में स्थित एक कंधार है। वहां की शासक है शाह अरगुनी, शाह अरगुनी है। शाह अरगुन ने क्या करता है, कंधार का शासक था, पर वो क्या करता है, काबुल पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करता है, काबुल पर आक्रमण करता है, मतलब काबुल जाता है वापस। कहाँ पे, आदि बाजोर भीड़ा सियालकोट सैयदपुर, यानी बढ़ता हुआ आगे जाता है। वापस क्या करना पड़ता है, इसको काबुल वापस आना पड़ता है। और काबुल में शाह अरगुनी को मारधार कर उसको हराता है। तब क्या करता है, वहां पर उसका एक पुत्र होता है कामरान, अपने पुत्र कामरान को वहां का शासक नियुक्त करता है। यानी काबुल तो जीतता है, बाकी जो शाह अरगुन है वो परास्त होएगा तो कंधार भी इसके अधिकार में आ जाएगा। यानी कंधार और काबुल दोनों का ही शासक इसको नियुक्त करता है, अपने पुत्र कामरान को नियुक्त करता है और वहीं कुछ समय काबुल पर ही व्यतीत करता है। तब 2-3 साल बाद करता है, पुनः भारत पर आक्रमण करने की नीति अपनाता है। तब क्या होता है, 1524 चौथा आक्रमण की बात करते हैं। 1524 लाहौर दीपालपुर अभियान। ये लाहौर और दीपालपुर कहाँ स्थित है, वर्तमान पहले क्या था, ये पंजाब बहुत बड़ा हुआ था, पाकिस्तान तक ये फैला हुआ था। तो लाहौर और दीपालपुर उस समय पंजाब के ही एक क्षेत्र हुआ करते थे। तब क्या करता है, 1524 में क्या करता है, लाहौर और दीपालपुर अभियान करता है। उस समय वहां का शासक, जैसे मैंने बताया था आपको, दौलत खां लोधी हुआ करता था। दौलत खां लोधी और एक दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बहुत ही क्रूर शासक था, यानी अफगानों के प्रति उसकी नीति अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी में क्या चल रहा होता है, मन मुटाव चल रहा होता है। तो क्या होता है कि दौलत खां लोधी है, वो अपने पुत्र दिलावर खां
दिलावर खां को क्या करता है, एक मित्र मंडल के साथ में भेजता है बाबर के पास, यानी काबुल भेजता है। काबुल भेजता क्यों है, ताकि बाबर आए और दिल्ली पर आक्रमण कर सके और इब्राहिम लोदी को वो परास्त कर सके। कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ था। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे, वह भी क्या करते हैं, अपना एक मित्र मंडल कहाँ पे भेजते हैं, काबुल पर भेजते हैं बाबर पर, मतलब बाबर को न्योता देने की, आप आइए दिल्ली पर शासन कीजिए। तो क्या होता है, इनका स्वार्थ छुपा होता है, कहीं ना कहीं भी इनको मजा नहीं आता है कि भाई आओ आप और मार उद्धार करो भाई कुछ। ये क्या होते थे, जो तुर्क लोग होते थे, फारसी थे, अफगानिस्तान लोग थे, ये आते थे भारत पर लूटपाट करते थे, मार धाड़ मचा के वापस धन संपदा लूट के चले जाते थे। तो ये राणा सांगा और दौलत खां लोधी क्या सोच रहे थे कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को परास्त करेगा, पुनः चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दिल्ली पर शासन करेंगे और पूरे जो भारत है उस पर हम अधिकार जमा लेंगे, उस पर जड़ें मजबूत कर लेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध वो बाबर और दौलत खां लोधी, हालांकि दोनों अलग अलग समय में अपने अपने मित्र मंडल बाबर के पास भेजते हैं, ताकि काबुल भेजते हैं बाबर के पास, ताकि वह भारत पर आए और आक्रमण करे। इसी समय क्या करता है, आलम खां होता है, जो कि क्या होता है, इब्राहिम लोदी का चाचा होता है। ये भी क्या करता है, दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता है और बाबर के पास जाता है पर्सनली और बोलता है कि आप आइए आक्रमण कीजिए। ठीक है, तो इस पूरी घटना है, इसकी पता किसको चल जाता है, इब्राहिम लोदी को इसका पता चल जाता है कि भाई बाबर के विरुद्ध, बाबर को ये बता रहे हैं कि दौलत खां लोधी, राणा सांगा और आलम खां लोधी के ये मेरे विरुद्ध क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो भाई राणा सांगा से तो ये 2 बार खतौली के युद्ध में और एक भरतपुर धौलपुर के युद्ध में वो क्या हो चुका था, परास्त हो चुका था। तो दौलत खां लोधी के विरुद्ध क्या करता है, वो विद्रोह कर देता है, यानी पंजाब जाकर लाहौर और दीपालपुर पर जाकर उस पर आक्रमण करता है, भीषण आक्रमण करता है। दौलत खां लोधी चमक जाता है एकदम, तो क्या करता है, भाग जाता है वहां से। दौलत खां लोधी को भागना पड़ता है और पीछे से बाबर को तो न्योता था कि आप भारत पर आइए, आक्रमण कीजिए। तो पीछे से क्या होता है कि बाबर आया हुआ होता है और लाहौर और दीपालपुर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो भाई इसने, दौलत खां लोधी ने अपने मित्र मंडल भेजे थे, इसने सोचा कि भाई बाबर तो मेरा मित्र ही है एक तरीके से, इससे मैं बोलूँगा कि लाहौर और दीपालपुर क्या कीजिए, मुझे वापस दे दीजिए, तो ये क्या करेगा, मुझे सरलता से वापस दे देगा। बाकी बाबर क्या करता है, दौलत खां लोधी जब बाबर को बोलता है कि आप मुझे लाहौर और दीपालपुर दे दीजिए, तब बाबर क्या करता है कि नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता, इसके बदले में आप जालंधर और सुल्तानपुर मुझसे ले लीजिए। तो इससे क्या होता है, दौलत खां लोधी को बाबर से ईर्ष्या होने लग जाती है, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचने लग जाता है उसके विरुद्ध। तो बाबर क्या करता है, हमेशा के जैसे सैनिकों को और मनसबदारों को, सूबेदारों को वहीं पर दीपालपुर और लाहौर छोड़कर काबुल चला जाता है और अपने जो लाहौर और दीपालपुर थे इनका शासक नियुक्त करता है, लाहौर का शासक नियुक्त करता है अब दिलावर खां को और दीपालपुर का करता है आलम खां को। ठीक है, तो वहीं अपनी सैनिकों को छोड़कर पुनः काबुल चला जाता है। तो पीछे से क्या करता है, दौलत खां लोधी भारत, मतलब ये लाहौर और दीपालपुर, इसके पहले तो ये क्या करता है कि बाबर चला गया है, तो अब मैं क्या करूं कि अपने जो क्षेत्र है इन पर आक्रमण करके पुनः अपने अधिकार में कर लूं। बाकी जब ये दौलत खां लोधी इन दोनों पर आक्रमण करता है तो इसको क्या होती है, असफलता मिलती है, यानी सफल नहीं हो पाता है। तो अब क्या करता है, आलम खां होता है ना, आलम खां बाबर के पास पहुंचता है और उसे बोलता है कि आप दिल्ली पर आइए, दिल्ली पर अधिकार कीजिए या दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। मतलब इस प्रकार इसका क्या होता है, चौथा आक्रमण संपूर्ण होता है। अब बात होती है 1525 या 1526 के पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है, 5वां आक्रमण होता है ये बाबर का। तो इसमें क्या होता है कि भाई दौलत खां लोधी होता है, ये विद्रोह करता है बाबर के या फिर इसके दिलावर खां और आलम खां के विरुद्ध, यानी इसके क्षेत्रों को वापस जीतने की ये करता है। तो बाबर को इसका पता पड़ता है, तो बाबर क्या सोचता है कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके अपने को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बाबर क्या करता है, अगले वर्ष यानी 1525 से, कई पुस्तकों में 1526 मिलता है, तो क्या करता है, दौलत खां को सबक सिखाने के लिए क्या करता है, वह पंजाब की तरफ एक और बार कूच करता है। तो इसमें क्या होता है, दौलत खां ने बाबर की अनुपस्थिति में जैसे विद्रोह कर दिया, तो बाबर को उसको सबक सिखाना ही था। तो बाबर जैसे ही पंजाब आता है तो दौलत खां के 2 पुत्र थे, एक तो था दिलावर खां
दिलावर खान, और एक था इसका पुत्र गाजी मलिक। गाजी मलिक, ये दोनों क्या करते हैं, बाबर के साथ मिल जाते हैं, यानी बाबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, पिता तो अकेला पड़ गया, दोनों पुत्र बाबर की शरण में चले गए। तो अब इसको दौलत को क्या करना पड़ता है, आत्मसमर्पण कर देना पड़ता है। अब उसके बाद में बाबर क्या करता होगा, इसको जेल डाल देता होगा, आगे का पता नहीं इसका। तो यही इसका 5वां अभियान पूर्ण होता है। फिर बाबर क्या करता है, पुनः चल जाता है काबुल। काबुल पुनः चल जाता है। जब इब्राहिम लोधी के बारे में मैंने बताया, ये बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही अत्याचारी था। तो इसके विरुद्ध जो अफगान सरदार थे, ईरानी थे, तो बहुत इससे ईर्ष्या करते थे। मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए उनके मन में क्या था कि ये क्रूर शासक है, अच्छा नहीं है। तो क्या करते हैं, बाबर के पास जाते हैं और बाबर को बोलते हैं कि आप अगले वर्ष, जैसे कि यहाँ तक तो पहुँच ही गए हो, अगले वर्ष आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो ये बाबर क्या करता है, काबुल जाने के बाद सभी सरदार काबुल आते हैं और बोलते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप अगले साल दिल्ली पर आक्रमण करने वाले हो। तो इस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम होता है। आपको इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ऑल कीजिए, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर मैं कमेंट में आपका जवाब नहीं दे पाऊँ तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक इंस्टा के डाल दी है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो और मुझे सीधा डीएम कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे, पानीपत के युद्ध के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। पानीपत के युद्ध में क्या क्या हुआ, तुलगमा पद्धति जैसे कि आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 का युद्ध होता है। अगली वीडियो में हम उसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं हरीश आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।